हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। आप सभी को पता है नाबार्ड ने सबसे पहले फेज 2 की डेट अनाउंस कर दी और अभी तक ये नहीं बताया कि रिजल्ट कब आएगा या फिर रिजल्ट क्या है प्रीलिम्स का। कई स्टूडेंट्स का कहना था, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस बार नाबार्ड की मेंस की डेट है वो 15 नवंबर से 17 नवंबर के आसपास हो सकती है। तो कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 1 महीने का टाइम दिया गया था रिजल्ट के बाद, उससे पहले भी 1 महीने का टाइम दिया गया था। ये बात तो मुझे भी पता थी, बट जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता चला था वो हमने आपको बताया था और वैसा ही हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ऐसा कोई रूल नहीं है बेसिकली, बट अगर आप 2021 से पहले देखेंगे तो जनरली ऐसा ही होता था। नाबार्ड अपने प्रीलिम्स मेंस की डेट पहले बता देता था और प्रीलिम्स का रिजल्ट लगभग 10 या 15 दिन पहले ही आता था। ओके, अगेन इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है और नाबार्ड आपको पता है सरप्राइज से भरा हुआ ही रहता है। अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, कभी भी आ सकता है, अभी आ सकता है, थोड़ी देर में आ सकता है, शाम को, रात को, आधी रात में आ सकता है, जब आधी रात में नोटिफिकेशन आया है तो। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 15 डेज बचे हुए हैं इसमें आपको क्या करना है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी रहे। मेंस में जब आप देने जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्या करने आया हूँ। दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है यहाँ पे, और यही चीज़ें आज भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट कब आएगा और उसका वेट करने में अगर हमारा टाइम चला गया तो मेंस की प्रिपरेशन कम हो पाएगी और अल्टीमेट जो सिलेक्शन है वो तो मेंस के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे ही होने वाला है। 19 नवंबर डेट है, आप देखेंगे आज 2 नवंबर हो चुकी है। 19 को ये एग्जामिनेशन होना है, आप देखेंगे 1-2 दिन आपका ट्रैवल में भी जाएगा, तो नियरली आपके पास 15 डेज ही बचे हुए हैं। और उसमें दिवाली भी है, दिवाली भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सेलिब्रेट करनी ही होगी, या डिस्टर्बेंस तो होता ही है। इंपॉर्टेंट है कि आपको 15 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, सिलेबस आपको पता है, सिलेबस हर एक स्ट्रीम के लिए भी दिया है, ARD-ESI के लिए भी नाबार्ड ने दिया है, नोटिफिकेशन में ही ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब ये सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है और ऐसे टाइम में हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नाबार्ड ने जहाँ पे सिलेबस दिया है उसके ऊपर लिखा है कि दिस इज अ इलस्ट्रेटिव सिलेबस, मतलब इसके बाहर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाबार्ड से मत कहिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो सिमिलरली मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से चूज़ किए हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उसी से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, बट उसको आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़रूर देनी है, क्योंकि पिछले 5-6 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे ये 8 टॉपिक्स पहले ARD के हम डिस्कस करेंगे, फिर ESI के। ARD में पहला टॉपिक आप देखेंगे तो जनरल एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। तो ये जनरल टॉपिक है। क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे हर एक स्टेट में कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है। जब हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है खरीफ में फार्मर ने कौन सी क्रॉप ग्रो करी, रबी में फार्मर ने कौन सी क्रॉप ग्रो करी। सारे फार्मर पूरी कंट्री के खरीफ में एक जैसी क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे, सिमिलरली सारे फार्मर एक जैसी क्रॉप रबी में भी ग्रो नहीं करेंगे। रीज़न क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं, सॉइल फर्टिलिटी डिफरेंसेस हैं, इरिगेशन के चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। अब आपको अगर मैं पूछूं कि राजस्थान का क्या क्रॉपिंग पैटर्न है तो आप कैसे बताएंगे। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं आंध्र प्रदेश का क्या है, असम का क्या है, तो आपको कैसे याद आएगा। फिर आप ये रिकॉल करने लगेंगे कि यार ये टॉपिक कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे ये लिस्ट दी थी, और ट्रस्ट में अगर मैं लिस्ट दे दूँ तो फिर डेफिनेटली वो याद नहीं हो पाएगी और कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कैसे याद रखना है, सब कुछ याद नहीं हो सकता है, बट जो पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें। कैसे, आपको ये तो पता है कि आपने कुछ डेटा याद किया है अपने प्रोडक्शन रैंकिंग के लिए। जैसे वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी में, सिमिलरली वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पैडी प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पल्सेस, गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन, यूपी में ही अगेन फिर से सबसे ज़्यादा शुगर केन या फिर वेजिटेबल। तो एटलीस्ट अगर आपको इतनी चीज़ें भी याद आ गई तो इनके बेसिस पे मेजर स्टेट का आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रॉप ग्रो की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी की बात करें तो यूपी में खरीफ में पैडी और रबी में वीट। सिमिलरली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, पानी की कमी है, तो गर्मियों में या फिर खरीफ सीजन में क्या ग्रो होता है, पल्सेस, उसके बाद क्या होता है, वीट। सिमिलरली अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो वहाँ पे पल्सेस और या फिर मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स में पानी की कम है, ज़रूरत कम होती है, और फिर ऑयल सीड्स। तो इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक है। अब
जो फेज 2 का एग्जामिनेशन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का है और सिमिलरली 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव भी तो प्रिपेयर करना है। तो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो नियरली हर साल पूछा जाता है, वो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि ये क्या है, एग्रोनॉमी है कि हॉर्टिकल्चर है, क्या है, तो उसका आंसर एग्रोनॉमी होता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ना स्टार्टिंग में ही मेंशन है एग्रोनॉमी, डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप, तो वहीं से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो आपको कवर करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। देन सेकंड टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, जैसे आपको पता है हर जगह इरिगेशन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा यूपी में है। इंडो गैंगेटिक प्लेन है, नदियां हैं, सारा कुछ पानी अच्छा है। इंडिया में आप देखेंगे उन स्टेट में जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, बट जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं वहाँ पे कंडीशन थोड़ी ख़राब है। फार्मर किस पे डिपेंडेंट है, वर्षा पे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर वर्षा आधारित खेती। सो ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को बेसिकली हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और उसके साथ साथ रेनफेड फार्मिंग। और ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया था, रेनफॉल के बेसिस पे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था रेनफेड के, ड्राईलैंड के लिए। देन सेकंड है सॉइल्स ऑफ इंडिया, फर्टिलिटी कांस्टेंट। हमारी कंट्री में जैसे क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है वैसे ही सॉइल डिफरेंट है, और उसी चीज़ की वजह से हम कह सकते हैं क्रॉप भी डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है। आप देखेंगे जो यूपी कंडीशन है वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, खादर सॉइल है। थोड़ा सा नीचे एमपी में जाएंगे या उसके नीचे जाएंगे तो रेड टाइप की सॉइल है, लिटराइट सॉइल है, फर्टिलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, कहीं पे एसिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे सैलिनिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें इश्यूज़ हमारे साथ हैं, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और फर्टिलिटी का कंस्टेंट। देन है हॉर्टिकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर की ब्रांचेस पता होनी चाहिए वैसे हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है टोमेटो, हालांकि इस बार तो फार्मर टोमेटो बेच के भी काफ़ी अमीर हो गए, क्योंकि टोमेटो के प्राइस आपने देखा 200 रुपये किलो चले गए थे जून जुलाई के टाइम पे। बट अगर मान लीजिए टोमेटो का प्राइस 5 रुपये किलो हो, बट टोमेटो केचप तो महंगा बिकेगा ना, तो ये क्या है, बेसिकली वैल्यू एडिशन है, या फिर हम कह सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हम उसमें क्या वैल्यू एड करते हैं। सो कैसे मैनेज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज कैसे करते हैं, सप्लाई चेन कैसे करते हैं, तो ये वाली आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और ये चीज़ एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरीज़ में भी है। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज़ है। लास्ट टाइम आपने देखा था स्वाइन हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछे गए थे 6 मार्क्स के, 2 मार्क्स में। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ के जानी, हमेशा हर बार पूछी जाती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देन रूरल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। रूरल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, जो रूरल एरिया है, पहले तो रूरल एरिया क्या है, रूरल एरिया में लोग क्या करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ की इकोनॉमी में अर्निंग कहाँ से आती है, प्राइमरी सेक्टर का कितना रोल है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है। पंचायती राज, स्वराज की जो हम कहते हैं परिभाषा, या फिर पंचायती राज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वो क्या है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। पिछले दोनों साल में आप देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया, 10 नंबर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आजकल सारी ही चीज़ें सस्टेनेबिलिटी पे चलती हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, रीजन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। UNFCCC एंड COP, ओके आप देखें UNFCCC COP में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हैं इस बार तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम ये डिसाइड हुआ कि जो डेवलप्ड नेशन है वो कंपनसेशन देंगे डेवलपिंग नेशंस को, और यहाँ पे उलझ जाती है बात। डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, जब कंपनसेशन देने की बात आती है तो इंडिया तो डेवलप्ड है, इंडिया के पास तो सब कुछ है, और जब डेवलप्ड नेशन में कैटेगराइज करने की बात आती है तब कहते हैं ये किस बात की डेवलप है। तो अगेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डायलेमा रहती है। हालांकि इंडिया, आप सभी को पता है, हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद ESI के टॉपिक आप देखेंगे तो जैसे रूरल इकोनॉमी को डिफाइन किया वैसे ही इंडियन इकोनॉमी को। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जिसको हम LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं, इस पिछले साल भी इससे आप देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक साथ ही साथ जो क्वेश्चन है करंट वाले वो भी आपको साथ में देखने हैं, बट जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन है इसको तो बहुत अच्छे से करना है। पॉवर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मनरेगा, DNRLM है, रूरल डेवलपमेंट की भी स्कीम्स यहाँ पे कवर हो जाती हैं, ये भी आपको कवर करनी है। सोशल स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो कनेक्टिविटी की बात होती है, रोड की बात होती है, हॉस्पिटल्स की बात होती है, एंड स्कूल्स की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी हैं। देन इसके बाद आते हैं मिसलेनियस टॉपिक, और ये मिसलेनियस टॉपिक दिख तो बहुत छोटे रहे हैं बट काफ़ी बड़े हैं। बाकी टॉपिक कैसे हैं कि आप एक दिन में कर सकते हैं,
किसी टॉपिक को 2 दिन में कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 टॉपिक आप 1 दिन में फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपने प्रीलिम्स में कितना अच्छा उनको कवर किया है। बट ये जो एग्रीकल्चर डेटा स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स है, ये थोड़ा सा टाइम आपको रेगुलरली इसमें देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे पिछले 15 दिन में 3 चीज़ें रिलीज़ हुई। एक तो फाइनल एस्टिमेट रिलीज़ हुआ लास्ट ईयर का, फूड ग्रेन एडवांस एस्टिमेट, और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का सेकंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज़ हुआ। मैं आपको बता दूं 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया था। सिमिलरली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट भी रिलीज़ कर दिया है गवर्नमेंट ने 2023 एंड 24 के लिए। तो पिछले साल का फाइनल एस्टिमेट और इस साल का फर्स्ट एस्टिमेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन में रिलीज़ हुआ है। देन स्कीम्स, अब स्कीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कैसे पता चलेगा? तो वो स्कीम्स जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस करती है। फिर से क्वेश्चन वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पे फोकस करती है? तो ये बेसिकली आपको पता चलेगा पीआईबी से। जस्ट आपको क्या करना है, आप गूगल पे लिखिए डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, पीछे से लिख दीजिए पीआईबी, सर्च कीजिए जुलाई और अगस्त के महीने का जो भी पीआईबी आपको लेटेस्ट दिखेगा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम से रिलेटेड, आप उसको खोल के देखिए। उसमें मेंशन किया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रतिबद्ध है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, और इस इनकम को डबल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वो जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको देख लीजिए, 18 से 19 प्रोग्राम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग के, एटलीस्ट वो तो आपको करने ही करने हैं। करंट अफेयर्स लास्ट 3 to 4 मंथ्स के आपको देखने, इसीलिए मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी टॉपिक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप अपने डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिनको हम इवेलुएट भी करते हैं, तो उनका इवेल्युएशन तभी हो पाएगा जब आप उनको अटैम्प्ट करेंगे। मैं ये देखता हूँ स्टूडेंट ब्लैंक बस सबमिट कर देते हैं, क्या फ़ायदा है उससे? आप पूरा अटैम्प्ट कीजिए, हम आपको इवेलुएट करके देंगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपके एग्जामिनेशन में कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस टाइप से आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। तो वो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन रह चुके हैं, बाद में फिर दिवाली भी है, फिर सारे स्टूडेंट एक साथ अटैम्प्ट करते हैं और फिर इवेलुएट करने में टाइम लगता है। तो उस टाइम को आप अभी बचाते हुए आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे हमने ईएसआई में भी, एआरडी में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दिए हैं हर एक टॉपिक के लिए, और इसके साथ साथ हमने डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी सेट दे रहे हैं, एआरडी के भी ईएसआई के भी, और आपके एग्जाम तक 31 पोस्ट हो जाएंगे एआरडी में और 31 हो जाएंगे ईएसआई में। तो अगर आप ये 31 टॉपिक मतलब 62 टॉपिक का आपके कवर हो जाएंगे, इतना भी आप करते हैं तो आपकी बहुत एक अच्छी कवरेज रहेगी। और 62 टॉपिक्स का मतलब है 124 क्वेश्चन, वो भी डिस्क्रिप्टिव, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बस आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करें। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बस सीधे आंसर ही देखना चाहते हैं, हमने जो टॉपिक दिया उसको थोड़ा सा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई क्लास 8th या 10th का एग्जामिनेशन नहीं है कि कॉपी से आपको देखने को मिलेगा। चांसेस हो सकते हैं, बट अगेन आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा दाएं बाएं भी देखिए। ये आप ज़रूर देखिए अपने कोर्सेज में और इनको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। हम एग्जाम में आपको प्रोवाइड करते हैं पोर्टल, जहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जब आंसर लिखेंगे उसका सबमिट करते हैं तो यहाँ पे मॉडल आंसर भी साथ में खुलता है, तो आप इसको देख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, रेगुलरली आप उनको अटेंड कीजिए, अपने डाउट डिस्कशन पूछिए, इंटरेक्टिव रहिए, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आप सारे मॉक टेस्ट को फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इंतज़ार नहीं करना है रिज़ल्ट का, टाइम को यूटिलाइज़ करना है। बाकी आप सारी चीज़ें समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर फोकस करने से बेनिफिट होगा। ये रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ में ये टाइम है, जो अगर चला गया तो डेफिनेटली वापस नहीं आएगा, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और साथ ही साथ आपके हाथ में प्रिपरेशन करना है, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, सो दैट कि 19 नवंबर को आप थोड़ा सा पॉजिटिव निकलें। और मैं आपको बताऊं, असली कंपटीशन 19 नवंबर को ही है, और उसके बाद तो फिर इंटरव्यू है। सो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी टेलीग्राम में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।